Hello friends, myself is Chandan Kumar Singh. This is the first lecture on fluid machines, which is also known as hydraulic machine. हाइड्रोलिक मशीन या फ्लूइड मशीन का बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, फॉर बीटेक स्टूडेंट और फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। फ्लूइड मशीन में हम लोग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मशीन होता क्या है? मशीन, व्हाट डू मीन बाय मशीन? मशीन एक डिवाइस होता है जो फ्लूइड के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर फ्लूइड मशीन का बात करें तो फ्लूइड के पास जो एनर्जी स्टोर्ड है उस स्टोर्ड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को वापस स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टोर्ड एनर्जी इन द फ्लूइड, फ्लूइड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है और वो फ्लूइड किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस स्टोर्ड एनर्जी को, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी के बारे में हमको पढ़ना है। तो कोई भी फ्लूइड है अगर वो अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा है तो एनर्जी वो दो तरीके से स्टोर कर सकता है। पहला कि फ्लूइड जो है वो अगर स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है मतलब वो रुका हुआ है, तब उसके पास कौन कौन सा एनर्जी है। तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसके पास इंटरमोलिकुलर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी होता क्या है? तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर। पोटेंशियल मीन्स वैसा एनर्जी जो कि कुछ हाइट पे रखने के बाद उसका वो एनर्जी जो है वो बढ़ता है या घटता है। जैसे जैसे हाइट हम चेंज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स होता है mg/z। अगर z चेंज करेंगे हम तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। सपोज कोई फ्लूइड एलिमेंट किसी हाइट पर रखा हुआ है तो उसके पास कुछ इंटरमोलिकुलर एनर्जी है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी दैट मीन इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगा उसका। तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी तो उसके पास है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी के साथ साथ कुछ हाइट पे रखने की वजह से कुछ एडिशनल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है वो भी उसके पास है। मतलब फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो उसके पास दो तरह की एनर्जी देखने को मिलेगा। एक है इंटरमोलिकुलर एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वही फ्लूइड अगर मोशन के कंडीशन में है, जब वो मूविंग कंडीशन में है, फ्लूइड इन मोशन, तो उसके पास वो इंटरमोलिकुलर एनर्जी के साथ साथ इंटरमोलिकुलर एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी, दिस थ्री आर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर एनर्जी। फ्लूइड अगर मोशन के कंडीशन में है तो उसके पास इंटरमोलिकुलर एनर्जी के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी होगा। और फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसके पास इंटरमोलिकुलर के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स होता है द रोटेटिंग शाफ्ट अगेंस्ट द लोड। रोटेटिंग शाफ्ट अगेंस्ट लोड, लोड आइदर इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो। अगर शाफ्ट रोटेट हो रहा है अगेंस्ट द लोड में तो जो एनर्जी उसको काउंटर अटैक करेगा उसको हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। फॉर ऑल द फ्लूइड एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी उसके पास होगा, वो भी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। एंड वी ऑल्सो नो दैट नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। पोटेंशियल आर बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, अगर हाइट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। फॉर द फ्लूइड इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो उसके पास इंटरमोलिकुलर के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी होगा। प्रेशर एनर्जी को हम लोग फ्लो वर्क बोल सकते हैं। नाउ अगर फ्लूइड मशीन को क्लासिफाई करेंगे तो बहुत सारा बेसिस होगा
ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी किधर से ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी आपका स्टोर्ड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी से स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्टोर्ड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वैसे डिवाइस को हम टरबाइन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए टरबाइन चलेगा, टरबाइन तब चलेगा जब फ्लूइड के पास जो एनर्जी है वो अपना एनर्जी उस रोटर के ब्लेड, टरबाइन के रोटर के ब्लेड के ऊपर इम्पार्ट करेगा। तो मतलब स्टोर्ड एनर्जी अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वैसे डिवाइस को हम टरबाइन बोलते हैं। लेकिन यदि मैकेनिकल एनर्जी अगर स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं कि वो पंप है, कंप्रेसर है, फैन है या ब्लोअर है। इस मैकेनिकल एनर्जी, जो कि एग्जांपल में मान लीजिए कि फैन आप लिए, तो फैन में क्या होता है कि फैन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर जो है फैन का वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो मैकेनिकल एनर्जी हवा के ऊपर इम्पार्ट होता है और हवा को मोशन प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हवा के अंदर वो एनर्जी इम्पार्ट करता है। तो ब्लेड हवा के अंदर हवा में एनर्जी अगर इम्पार्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो स्टोर्ड एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है वो होता है पंप, होता है कंप्रेसर, होता है फैन, होता है या ब्लोअर होता है। दूसरा, हम अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड यूज, जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उस फ्लूइड के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं तो इधर लिक्विड है या फिर गैस है। अगर हम लिक्विड यूज करते हैं तो वैसे मशीन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन या हाइड्रोलिक पंप। लेकिन यदि गैस यूज करते हैं तो उसको गैस टरबाइन बोलेंगे, कंप्रेसर बोलेंगे, फैन बोलेंगे या ब्लोअर बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑपरेशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह से क्लासीफाई होगा, अकॉर्डिंग टू डायनेमिक एक्शन और अकॉर्डिंग टू स्टैटिक एक्शन। डायनेमिक एक्शन मतलब कि फ्लूइड अगर मूविंग कंडीशन में है, फ्लूइड अगर मोशन में है और मोशन में रहने के दौरान वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करता है, तो वैसे मशीन को हम लोग कहते हैं रोटोडायनेमिक, रोटेशनल मोशन मशीन, रोटोडायनेमिक मशीन। स्टैटिक एक्शन वहाँ होता है जहाँ पर सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज कैप्चर एंड इफ वी चेंज द वॉल्यूम। यदि हम लोग सपोज करें कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर हम इंटर होता है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से इंटर होता है, इंटर होने के बाद हम पिस्टन को अगर इस डायरेक्शन में पुश करें तो फ्लूइड यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, यहाँ पर कैप्चर होगा। मतलब एक सिस्टम बाउंड्री को अगर हम डिस्प्लेस करें, सिस्टम बाउंड्री को डिस्प्लेस करें तो सम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज टू बी प्रेशराइज बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को घटाने से प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा। मतलब वॉल्यूम चेंज करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ मैटर को, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड को कैप्चर करने के बाद हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर राइज होगा। तो वैसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक ऑपरेशन वाला, वैसे डिवाइस को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। अब एक बात और, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी इज ड्यू टू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। इंटरमोलिकुलर एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, मतलब इंटरमोलिकुलर एनर्जी को हीट एनर्जी के एनालॉगस कहा जा सकता है। यदि इंटरमोलिकुलर एनर्जी हीट को अगर हम वर्क में ट्रांसफर करें, हीट को हम वर्क में ट्रांसफर करें तब तो ये फिजिबल है। लेकिन वर्क को अगर हम हीट में कन्वर्ट करें, मतलब हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी। हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करें तो अच्छा बात है, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी को हम लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वर्क को अगर हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा फिजिबल नहीं है और ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंटरमोलिकुलर एनर्जी इज ए लो ग्रेड एनर्जी, intermolecular energy is a low grade energy, whereas the mechanical energy is the high grade energy. So it is not advisable that we convert high grade energy to low grade energy, high grade energy to low grade energy. Pressure energy which is stored in the fluid is raised by the virtue of mechanical energy called compression. Compression में क्या होता है, प्रेशर राइज होता है। कैसे राइज होता है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से राइज होता है। तो प्रेशर एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फ्लूइड इज रेज्ड बाय द मैकेनिकल एनर्जी इन द डिवाइस कॉल्ड कंप्रेसर। बट इन फैन या ब्लोअर द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड।
फैन या ब्लोअर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड में। इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन certain amount of fluid is entrapped within a given volume and the fluid mass behaves a closed system. Then one of the boundary of the system is displaced to change the volume of the fluid. ये पहले भी डिस्कस कर दिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप मशीन। लेकिन रोटोडायनेमिक मशीन में, इन रोटोडायनेमिक मशीन देयर आर कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मशीन, दैट मीन्स देयर आर कंटिन्यूअसली रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड and the machine, and based on the hydrodynamic principle, because of the change of momentum, the conversion of energy takes place. एनर्जी मिलता है हमको चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो हमको एनर्जी मिलेगा। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लूइड रोटर के ऊपर इम्पार्ट किया, या रोटर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लूइड के ऊपर इम्पार्ट किया, यही हमको देखना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल बाय विच द एनर्जी इज ट्रांसफर। वो प्रिंसिपल क्या है जिसके हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होता है। प्रिंसिपल बाय विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्लूइड से रोटर में और रोटर से फ्लूइड में, ये हम लोग देखेंगे अभी। नाउ सपोज करो कि यहाँ पर फ्लैट ब्लेड नहीं है, कर्व ब्लेड है। ब्लेड कैसा है, कर्व है, ऐसा ब्लेड है, ठीक। लिक्विड आया, यहाँ पर टकराया और ये इस तरह से ग्लाइड करते हुए इस तरह से वो बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया। समझ में आया? या आप ये कह सकते हो कि ऊपर से लिक्विड आया और वो नीचे निकल गया, मतलब इस तरह ग्लाइड करते हुए नीचे निकल गया। समझ में आया? जिस वेलोसिटी से इंटर कर रहा है लिक्विड उसको हम बोल रहे हैं V1। जिस वेलोसिटी से लीव करेगा इसको हम बोलेंगे V2। V1 V2 दोनों जो है, V1 एंड V2 बी द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ किसका, जेट का। जेट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V1 और V2। जेट का, जो वाटर का जेट जो आ रहा है ना, उसका वेलोसिटी है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आकर के वो टकरा सकता है। यहां पर दूसरा वेलोसिटी है VR1 एंड VR2, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू रोटर ब्लेड, ठीक है। तो VR1 और VR2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to blade, at inlet and outlet। इनलेट के लिए 1 और आउटलेट के लिए 2। एक है U1 और U2, U1 एंड U2। U1 U2 जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ब्लेड का वेलोसिटी इनलेट में क्या है और आउटलेट में क्या है। ब्लेड अपने भी तो घूम रहा है, तो ब्लेड का जो वेलोसिटी है वो U1 और U2 क्या है, ब्लेड वेलोसिटी क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। बात समझ में आ रहा है? ये कहानी है। अब रहा बात कि यहां पर जो VR1 जो है, अगर V1 ये है तो VR1 कौन सा होगा, तो VR1 जो है वो तुम्हारा V1 और U1 के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है। VR1, हाँ VR1। तो कहने का मतलब है कि VR1 और U1, V1
और u1 के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है vr1, ठीक है। v2 और u2 के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो vr2। vr1 और vr2 जो है वो ऐसा वेलोसिटी होता है जो कि ब्लेड का जैसा भी एंगल है ब्लेड पे स्मूथली ग्लाइड करता है, स्मूथली ग्लाइड करते हुए निकलेगा। मतलब ये ब्लेड के ऊपर टेंजेंट होता है तुम्हारा vr1। क्या होता है vr1 और vr2 क्या होता है? टेंजेंट होता है, जिसको अगर हम vr1 बोल रहे हैं और ये जो अगर इसको बोल रहे हैं हम v2, इसको बोल रहे हैं v2 तो इसको बोलेंगे vr2, क्योंकि ये वाला ये जो है लाइन ये टेंजेंट है इसके ब्लेड के ऊपर। तो ब्लेड के ऊपर टेंजेंट रहना चाहिए vr1 और vr2 को। अब रहा बात कि u1 और u2 क्या है, वो u1 ये वेलोसिटी जो तुम्हारा है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, दिस इज u1, और ये जो वेलोसिटी है दिस इज u2। बात समझ में आ रहा है? u2 क्लियर है? इतना बात क्लियर है? इसमें बहुत छोटा छोटा वेलोसिटी का टर्म है जिसका नाम है, उस नाम को समझना है उसी तरीके से, समझ में आया? तो v1, u1, vr1 तीन बात यहां पर क्लियर है। u1 u2 जो है वो एक्चुअल में ब्लेड का वेलोसिटी है इनलेट में और आउटलेट में। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि रोटर है ऐसा, क्लियर, ये ब्लेड है ऐसा, कोई चीज टकराया, ठीक है, तो टकराया तो कुछ ऐसे निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लेड है, रोटर, बड़ा सा रोटर है, यहाँ पर रोटर में ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ पर कोई लिक्विड लेके गए, टकराया तो कुछ इधर निकलेगा कुछ इधर निकलेगा। मतलब कि अगर यहाँ सेंटर है रोटर का, ये रोटर का सेंटर अगर यहाँ पर है तो रोटर के सेंटर से जो डिस्टेंस से निकलने का और जो डिस्टेंस से जाने का रोटर के सेंटर से तो वही सेम है। तो रोटर के सेंटर में जहां पर वो इंटर कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटर कर रहा है, तो इंटर जब करता है तो उस पॉइंट पे रोटर का वेलोसिटी क्या है, वो है u1। और जिस पॉइंट से वो बाहर निकलता है, वहां का जो वेलोसिटी है रोटर का वो है u2, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता कि मान लीजिए रोटर ये रोटर है, ये ब्लेड है, इनलेट कर रहा है यहां से और एग्जिट कर रहा है कहीं इस तरह से कि आगे बढ़े, तो यहां पर इनलेट कर रहा है तो यहां पर इसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए और यहां पर थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेडियल लोकेशन इस पॉइंट का ज्यादा है, इस पॉइंट का तुम्हारा कम है। तो सिचुएशन ये है कि रेडियल लोकेशन कैसा है, क्योंकि u जो है यहां पर तो u सेम है, यहां जो भी वेलोसिटी है वो यहां भी, मतलब इसी रेडियल लोकेशन में, सब तो सेम रेडियल लोकेशन में, तो सबका वेलोसिटी सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे ही इंटर करता हो, इसी पॉइंट से बाहर निकलता, तो इनलेट u1 भी सेम, u2 भी सेम, दोनों का दोनों सेम होता। लेकिन चूंकि अगर घुस रहा है यहां से और निकल रहा है यहां से, तो रेडियल लोकेशन चेंज हो रहा है, तो u1 और u2 भी चेंज होगा। बात समझ में आया यहां तक? नाउ अगर यहां पर v1 को अगर तुम डिकम्पोज करते हो, v1 को क्या करते हो तुम? डिकम्पोज करते हो। v1 को अगर तोड़ते हो तो v1 दो भाग में टूटता है। v1 कितना भाग में टूटेगा? दो भाग में। तो v1 का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट होगा। और v1 को तोड़ेंगे तो एक इसका टुकड़ा इधर जाएगा, यहां से यहां तक, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। यहां से यहां तक पूरा क्या है, यहां से यहां तक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग Vw1। W मतलब वर्ल कंपोनेंट, Vw1 इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। वर्ल बोलो या टेंजेंशियल बोलो, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? V1 का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, मतलब टेंजेंट के अलोंग। मतलब रोटर अगर ऐसा है ना, रोटर ऐसा है तो उसका रोटर गोल है, तो टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम Vw1 बोले। क्लियर है ना? अगर हम बात करें इसका रेडियल कंपोनेंट V1 का, तो ये यहां से लेकर के यहां तक होगा रेडियल कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे Vf1। Vf1 क्या है? रेडियल कंपोनेंट, और Vw1 टेंजेंशियल कंपोनेंट। किसका? V1 का। तो V1 का रेडियल कंपोनेंट हो गया तुम्हारा Vf1, रेडियल कंपोनेंट ऑफ V1, एंड Vw1 क्या हो गया? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ V1। सिमिलरली V2 को भी अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो दो भाग में टूटेगा,
एक तुम्हारा ये रेडियल और दूसरा ये V2 टूटा तो V2 टेंजेंशियल कितना दिखेगा, यही दिखेगा, क्योंकि ऐसा वेक्टर है। ये तोड़े हो तुम तो तोड़े हो तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, यही जाएगा। दिस इज VW1, दिस इज VW, इतना छोटा का, यहाँ V1 इतना बड़ा था तो इसका टुकड़ा भी गया तो इतना बड़ा टुकड़ा गया। यहाँ V2 इतना है, इसका टुकड़ा गया तो इतना VW2, और यहाँ से यहाँ तक VF2। रोटर का जो वेलोसिटी है वो रोटेट कर रहा है। ये जो ब्लेड है, जो कर्व ब्लेड है, ये रोटर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो रोटर पे लगा हुआ है तो इसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है वो वेलोसिटी है u। किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है? u। अब चूंकि ये ब्लेड ऐसा है, ठीक, ये जो कर्व ब्लेड है ये ऐसा है और ये कहाँ लगा हुआ है? एक बड़ा सा राउंड रोटर है, ये बड़ा सा राउंड रोटर है, इसके ऊपर लगा हुआ है। लिक्विड यहाँ एंटर किया, यहां से निकला, यहां से निकला, मतलब इनलेट तुम्हारा यहां हो रहा है अगर तो सेम रेडियल लोकेशन में हो रहा है, एग्जिट अगर हो रहा है तो सेम रेडियल लोकेशन में हो रहा है। मतलब U1 जो है और U2 जो है दोनों का दोनों सेम है, क्योंकि सेम रेडियल लोकेशन से वो बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये जो कर्व ब्लेड ऐसा दिखाए हैं एक्चुअल में रोटर के ऊपर है। मतलब ये जो रोटर है, ये जो रोटर है, इस रोटर के ऊपर जो कर्व ब्लेड ऐसा है, ऐसा है, मतलब कि अगर ऐसे इंटर कर रहा है तो ऐसे यहां से बाहर निकलेगा। तो ये जो है, जो भी है, मतलब उसको यहां पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि ये ऐसा रेडियल लोकेशन है, तो दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस रेडियल लोकेशन से वो इंटर करता है ना, उसी रेडियल लोकेशन से बाहर निकलता है। और U1 और U2 अगर सेम है, U1 और U2 सेम है, तो जितना यहाँ पर U1 है और जितना यहाँ पर U2 है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ना यहां पर देखो, यहां तक सारा बात क्लियर है, इसमें कुछ बात छूटा हुआ है वो देखो। नेक्स्ट है V1 और U1 के बीच, V1 और U1 के बीच जो एंगल है, ये एंगल, इसको हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है। और VR1 और U1 तो डायरेक्शन वही है, तो U1 के और VR1 के बीच जो एंगल है इसको बोलेंगे बीटा। दोनों को 1 नाम दिए क्योंकि अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों का दोनों इनलेट ट्रायंगल, ये इनलेट में, ये एग्जिट में, ठीक है। तो सिमिलरली V2 और U2 के बीच जो एंगल ये वाला होगा वो कितना होगा? अल्फा 2। और VR2 और हॉरिजॉन्टल जो भी U2 है उसके बीच का जो एंगल है ये कौन सा एंगल हो जाएगा? बीटा 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रायंगल आगे भी हमको हर एक जितना भी डिवाइस पढ़ेंगे हर एक में ट्रायंगल तुमको जानना ही होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ बेसिक स्टडी कर रहे हैं कि जब कभी भी लिक्विड आता है और बाहर वो निकलता है, लिक्विड आ करके बाहर निकलता है तो वो फोर्स कैसे एक्सर्ट करता है इस रोटर ब्लेड के ऊपर, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्स कैसे एक्सर्ट करता है, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। ये मान लो लिक्विड का कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। तो एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर किए डॉटेड लाइन से, कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है ना? कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर किए हैं। अब हम ये कोशिश करेंगे कि कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर अगर फोर्स लगता, अगर इधर लग रहा फोर्स, ऐसा लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस ब्लेड पे कैसा लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, उल्टा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर कंट्रोल वॉल्यूम का फोर्स निकलता है मेरे को नेगेटिव, तो ब्लेड पे कितना लगाएगा? वो उल्टा फोर्स लगाएगा। अच्छा, फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वही इस कंट्रोल वॉल्यूम पे हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स निकलेगा। तो हम इसके लिए एक कंट्रोल वॉल्यूम जो कंसिडर किए थे, ये अगर कंट्रोल वॉल्यूम है मेरा, कंसिडर कर लिए। लिक्विड जो इंटर कर रहा है, लिक्विड जो इंटर कर रहा है वो उसका है मास m डॉट, जो बाहर निकलेगा मास वो भी m डॉट, ठीक है। अब मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी होता है। जो वेलोसिटी यहां पर हम कंसिडर करेंगे इनलेट के समय, वो ना V1 कंसिडर करेंगे ना U1 कंसिडर करेंगे, हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। मतलब हाँ, VR1 कंसिडर करेंगे कि रिलेटिव, मतलब कि तो हम उसके रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी इंटर कर रहा है, तो वह है VR1, ठीक है।
अब चूंकि VR1 जो है, हम VR1 से ही पेट नहीं भरा, हमको VR1 का कंपोनेंट वाइज अगर स्टडी करते हैं, कंपोनेंट तोड़ के देखते हैं, तो कंपोनेंट तोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि इनलेट में कितना था, आउटलेट में कितना था, स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि इसका हमको ये नहीं पता कि किधर जा रहा है, वो एंगल हमको स्पेसिफाई करना होगा ना बार बार, तो हम इसका कंपोनेंट वाइज देखते हैं इसको। जैसे पहले VR1, अगर सपोज करो कि दिस इज VR1, ये क्या है मेरे पास, VR1 है, तो VR1 का जो कंपोनेंट होगा ये होगा और वर्टिकल होगा VF1। सिमिलरली VR2 का जो कंपोनेंट होगा, VR2 का जो कंपोनेंट होगा वो भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये तुम्हारा वर्टिकल, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो ठीक ना, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है वो हमको देखने की कोशिश करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कितना मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी ऑफ मोमेंटम बटा में dt, ये चीज जानते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो भी होगा, ये जो निकल रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस मतलब कितना बाहर निकला और इनपुट मतलब कितना गया, मतलब चेंज कितना से हुआ, कैसे पता चला चेंज ये ऊपर में DMV लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज कैसे निकालने के लिए, मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। ठीक है, तुमको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी पर डायरेक्शन होता है। यहाँ आउटपुट में जो निकल रहा है वो है VR2। तो VR2 जो है, जो एंगल बना रहा है वो कितना, β2 एंगल बना रहा है, और VR1 जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, β1 बना रहा है। अब इसका जो कंपोनेंट तोड़ोगे तुम, ऐसा है, कंपोनेंट तोड़ोगे तो ऐसा, इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास तो जितना इनलेट किया उतनी बाहर निकला, m डॉट मास तो चलो m डॉट लिख दिए, dm बटा dt कोई मास बोलते हैं वो तो लिख दिए, बचा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है आउटपुट माइनस इनपुट। इन आउटपुट में जो वेलोसिटी है वो कितना है, VR2 cos β2 β2, क्लियर है, माइनस इनपुट, ये माइनस, ये निगेटिव साइन, आउटपुट मतलब निगेटिव साइन क्यों, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में है, माइनस VR2 cos β2, उसको माइनस साइन है तो माइनस दे दिए। इनपुट जो है तुम्हारा वो कौन सा डायरेक्शन में है, इनपुट जो लोग VR1 उसका cos β जो होगा पॉजिटिव में है, तो माइनस VR1 cos β1। बात समझ में आया, क्लियर है ना? यहां माइनस को बाहर तुम निकाल दो, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस m डॉट हो जाएगा। अंदर जो बच्चा VR2 cos β2 ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला है। तो इसको अब फिर से एक बार हम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गौर देखो, जो फिगर ऊपर बनाए थे वही सेम फिगर हमको बनाना है अभी। ठीक, क्लियर है? ठीक, दिस इज VR1, दिस इज V1। VR1 का कंपोनेंट एक तुम्हारा ये होगा और एक तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, VW1। नहीं, V1 कंपोनेंट VW1 यहां से यहां तक, क्लियर है? ये पूरा है VW1। ठीक, यहां से यहां तक U1, यहां से यहां तक क्या, U1, क्लियर है? यहां से यहां तक U1, यहां से बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, VR2, यहां पर V2 का जो कंपोनेंट होगा वो V2 का कंपोनेंट एक VF2 और ये वाला VW2,
V2 का कंपोनेंट V1 का कंपोनेंट VW1 हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, उसे V2 का कंपोनेंट VW1 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है U2। क्लियर है? U2 तुम्हारा इस डायरेक्शन में। क्लियर? VR2 cos बीटा कितना है? VR2 cos बीटा 2 कितना है? तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा VR2 का cos बीटा 2 करोगे, VR2 cos बीटा 2 करोगे तो पूरा मिलेगा। ये पूरा को अगर हम इसके और इसके टर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक ये क्या है? ये है VR2 cos बीटा 2, पूरा VR2 का cos बीटा 2। हाँ, तो पूरा नहीं है कितना, ये डायरेक्शन से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड इतना है। तो दिस प्लस दिस, हाँ U2 प्लस VW2 इज इक्वल टू VR2 cos बीटा 2। माइनस यहां से हम बाहर निकाल दिए हैं, माइनस हम बाहर निकाल दिए, यहां से बाहर कर दिए माइनस हम, तो यहाँ क्या बचा? VR2 cos बीटा 2। VR2 cos बीटा 2 की जगह हम लिख सकते हैं U2 प्लस VW2, यानी VW2 प्लस U2, VW2 प्लस U2। क्लियर है? माइनस तो बाहर निकाल देते हैं, बच गया प्लस। अच्छा, VR1 cos बीटा 1 वो देखने की कोशिश करते हैं। तो VR1 cos बीटा 1 कितना होगा? VR1 ये है, तो VR1 cos बीटा 1, ये बीटा 1, तो यहां से यहां तक जो है ये क्या है? ये VR1 cos बीटा 1 है। ये कैसे निकलेगा? पूरा क्या है? क्या है यहां से यहां तक? VW1, उसमें से U1 घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा मेरे को। तो VR1 cos बीटा 1 की जगह पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? VW1 माइनस U1। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी कुछ में? अब चूंकि तुम जानते हो कि सेम पोजीशन में इनलेट भी हो रहा है और आउटलेट भी हो रहा है, इसलिए U1 बराबर बिकॉज सेम रेडियल लोकेशन में हो रहा है। तो सेम रेडियल लोकेशन में, जिस रेडियल लोकेशन में इंटर किया था उसी रेडियल लोकेशन में, मान लो सेंटर यहां से मेजर कर रहे हैं, तो जिस रेडियल लोकेशन में इंटर किया था वही रेडियल लोकेशन से बाहर में निकल रहा है। अगर इंटर यहां से किया था तो रेडियल लोकेशन तो सेम है ना, तो इसलिए U1 बराबर U2 बराबर U, जो ही बोलना है, दोनों का बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां से दोनों का कैंसिल हो गया तो बचा क्या? माइनस। तो यहां पर देखिए, यहां पर Fx इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट लिखेंगे, m डॉट लिखेंगे, इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। वेलोसिटी क्या है? माइनस VR2 cos बीटा 2 माइनस VR1 cos बीटा 1। ठीक है, उसके बाद माइनस बाहर निकाल दिए तो m डॉट बाहर हो गया। VR2 cos बीटा 2 की जगह हम लिखे VW2 U2 प्लस इतना की जगह VW1 माइनस U1 U2 दोनों बराबर है क्योंकि सेम रेडियल लोकेशन में हो रहा है, दोनों काट दिए हम, तो बचा क्या मेरे पास? माइनस m डॉट VW1 प्लस VW2। अगर ये जो फोर्स निकला है, ये फोर्स जो भी निकला है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, फोर्स एक्टिंग ऑन द, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट कितना हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट या वेन, जो बोलना है बोलो, या ब्लेड, जो बोलना है। ब्लेड पे कितना लगेगा? कंट्रोल वॉल्यूम पे इतना लग रहा है, तो ब्लेड पे जस्ट इसका उल्टा लगेगा। मतलब अगर ये Fx है, ये अगर Fx है, तो ब्लेड पे जस्ट माइनस Fx लगेगा। यही ना कि अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना कि दिस इज, अगर इस पे लग रहा है दिस मच, इतना, तो हाँ, तो ब्लेड पे कितना लगेगा? जस्ट इसका उल्टा लगेगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस Fx। ये माइनस Fx फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट का बात करें तो माइनस यहां से हटा देंगे, मतलब कि m डॉट VW1 प्लस VW2, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व ब्लेड। कर्व ब्लेड पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? इतना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा ना। फोर्स इज इक्वल टू m डॉट VW1 प्लस VW2, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट या वेन में इतना फोर्स आया। अगर फोर्स इतना आया तो मतलब लिक्विड जेट अगर प्लेट से टकराया तो इतना फोर्स डेवलप करेगा प्लेट के ऊपर। अगर प्लेट के ऊपर इतना फोर्स डेवलप करेगा तो हमको उससे ये पता चल जाएगा कि वर्क कितना होगा, कितना वर्क करेगा, काम कितना करेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। और रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क किस रेट से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मतलब कितना पावर डेवलप किया, रोटर ब्लेड के ऊपर टकराया तो कितना पावर डेवलप किया, तो पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पावर इज इक्वल टू होता है क्या? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या बोलते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या? वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी
वेलोसिटी किसका? रोटर का, क्योंकि रोटर पे फोर्स लग रहा है, रोटर मूव कर रहा है, रोटर पे लिक्विड टक रहा है, तो रोटर मूव कर रहा है, तो रोटर का वेलोसिटी कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी रोटर कितना है? u1 या u2 जो भी बोलना है। तो u यहां पर दोनों बराबर है, इसलिए फोर्स इंटू u, फोर्स इंटू u जो निकालेंगे वो जो हमको देगा वो क्या देगा? पावर कितना डेवलप किया रोटर के ऊपर। बात समझ में आ रहा है? तो नाउ अब अगर बात करते हैं कि पावर डेवलप इज इक्वल टू जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो m डॉट Vw1 प्लस Vw2, दिस इज द फोर्स, दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर है? अब नाउ नेक्स्ट है बेसिक इक्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन रोटोडायनेमिक मशीन। रोटोडायनेमिक मशीन में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर है? रोटोडायनेमिक मतलब वैसा मशीन जिसमें कंटिन्यूअसली वो रोटेट भी कर रहा है और मोशन को भी ट्रांसफर कर रहा है, पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, उसको हम लोग रोटोडायनेमिक बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा हम लोग बात किए थे कर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, उसमें तो क्या होता है कुछ सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज टू बी कैप्चर और उसके बाद काम करते उसका वॉल्यूम घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम देखना चाह रहे हैं कि रोटोडायनेमिक मशीन में वैसा मशीन जो कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में है और तब वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए बेसिक एनर्जी इक्वेशन कौन सा है? बेसिक इक्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत? सपोज करो कि मेरे पास एक रोटर है, ये रोटर है, रोटर का अपना कुछ एक्सिस है, रोटर का अपना एक्सिस है, कोई वेलोसिटी यहां पर इनलेट टकराया। ठीक है, टकराने के बाद यहां से टकराया, लिक्विड कोई जेट आया, टकराया और कहीं यहां से वो बाहर निकल गया, मतलब घुमा गोल घुमा आया, लिक्विड ऐसा गोल को घुमा और ऐसे घूम करके वो बाहर निकल गया। बात समझ में आया? जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया था वो वेलोसिटी था v1, जिस वेलोसिटी से वो लीव किया वो वेलोसिटी था v2। क्लियर है? v1 और v2 का तीन कंपोनेंट, v1 का तीन कंपोनेंट, v2 का तीन कंपोनेंट। कौन कौन से तीन कंपोनेंट? एक तो x में, एक तो y में और एक तो z में। यहां पर कौन सा है? तो रेडियल डायरेक्शन में एक तो, क्योंकि रेडियस के अलोंग जा रहा है, तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका रेडियल कंपोनेंट लेना होगा, एक इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेना होगा और तीसरा इसके एक्सियल डायरेक्शन में, इस के एक्सिस में। मतलब इस वेलोसिटी को तीन टुकड़ा में बांट दिए हम, और ये तीनों टुकड़ा एक जो है रेडियल डायरेक्शन में, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और तीसरा एक्सियल डायरेक्शन। क्लियर है? आउटलेट में कोई आउटलेट वेलोसिटी को भी उसी तरह से तीन टुकड़ा में बांट दिए, एक रेडियल, दूसरा टेंजेंशियल, तीसरा एक्सियल। बात समझ में आया? तो at any point the velocity v1 whose radius of rotation from the axis of rotation is r1, मान लो इस पॉइंट पर इंटर कर रहा है, तो जिस एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे है वो r1 डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो at any point the velocity is v1, at any point the velocity is v1, यहां वेलोसिटी जो है v1 है। Whose radius of rotation from the axis of rotation से कितना रेडियस ऑफ रोटेशन है? r1। सिमिलरली द फ्लूइड गोज आउट, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है v2 वेलोसिटी से, उसका रेडियल लोकेशन एक्सिस से कितना होगा? r2 होगा। द वेलोसिटी v1 एंड v2 कैन बी डिसॉल्व इनटू थ्री कंपोनेंट। v1 और v2 को हम तीन कंपोनेंट में बांट सकते हैं। पहला vw, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, दूसरा va जिसको हम बोलते हैं एक्सियल कंपोनेंट, तीसरा vf जिसको हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। बात समझ में आया? टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलता है कि टेंजेंट टू द रोटर एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो भी होगा इस रोटर पे टेंजेंट होगा। रोटर पे टेंजेंट मतलब इस तरह से वेक्टर होगा। यहाँ पर v1 का टुकड़ा इस तरह से तोड़ोगे, v1 को इस तरह से तोड़ोगे, उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इस रोटर के ऊपर टेंजेंट होगा। bf क्या है? रेडियल कंपोनेंट, इसमें नहीं बैठो, हिलता है। विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और एक्सियल डायरेक्शन। bf क्या है? bf क्या एक्सियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तो वो रेडियल हो गया। अगर ये एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बात करो तो रेडियल हो गया। क्लियर है? रोटर इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोटर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। क्लियर है? तो ना इस फिगर पे बहुत क्लियर हो जाएगा तुमको। जैसे मान लीजिए कि v1 आया,
V1 का 3 कंपोनेंट हम लिए, एक VF1, एक VW1 और एक VA1। V2 का भी 3 टुकड़ा, V2 कहाँ है, तो V2 मान लो इस डायरेक्शन में है, तो V2 का 3 टुकड़ा, एक ये टुकड़ा एक्सिस के अलॉन्ग है तो VA2 बोले इसको। ये टुकड़ा जो है वो VF2 रेडियस के अलॉन्ग है, रोटर के रेडियस के अलॉन्ग है, VF2 बोले। और तीसरा ये VW2 जो कि टेंजेंट है रोटर पे। बात समझ में आया? नाउ फिर से ये जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है कौन सा वेलोसिटी से? ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो पिछले केस में हम लोग किए थे कि सीधा ब्लेड था तुम्हारे पास, सीधा क्या था? ब्लेड था। ऐसा ब्लेड था जो कि इनलेट सेम लोकेशन में, आउटलेट सेम लोकेशन में। यहाँ तो इनलेट अलग लोकेशन में, आउटलेट अलग लोकेशन में। बात समझ में आ रहा है? यहाँ वहां पर क्या हो रहा था कि वो इनलेट जो होता है U1 और V1 से तुम्हारा काम हो जा रहा था, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी से काम हो रहा था तुम्हारा, क्योंकि सेम रेडियल लोकेशन था कि वो चेंज नहीं हो रहा था तुम्हारा। यहां पर क्या हो रहा है कि इनलेट अलग पॉइंट, आउटलेट अलग पॉइंट पे है। तो यहां पर हम लोग कंसीडर करना होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या कंसीडर करना होगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को। ठीक है? तो अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम किसके वजह से, 3 तो वेलोसिटी कंपोनेंट है, किसके वजह से ये रोटेट करेगा, कौन से वेलोसिटी की वजह से ये रोटेट करेगा, कौन से वेलोसिटी की वजह से ये चीज रोटेट करेगा, ये है मेरा कहना। बात समझ में आ रहा है? यस। देखो, जैसे मान लो कोई आया, वेलोसिटी ऐसे टकराया, ठीक, यहां पर टकराया और बाहर निकल रहा है यहां से, ये इसका एक्सिस है, तो इसका 3 टुकड़ा होगा। एक तो ये टुकड़ा होगा जिसको रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे, एक ये टुकड़ा होगा जिसको हम एक्सियल कंपोनेंट बोलेंगे, और एक ये टुकड़ा होगा जिसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। तो ये तीनों के वजह से, तीनों में से किसके वजह से चीज रोटेट करेगा? ये ऐसे रेडियल लोकेशन में है तो इसके वजह से रोटेट तो करने वाला नहीं है, बगल से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक्सियल है तो इसको ऐसे घुमाएगा, रोटेट तो नहीं करेगा। बस टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है वो ऐसा है, इसको रोटेट करेगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब फोर्स ऐसे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो क्या देगा हमको? ट्विस्टिंग मोमेंट देगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर क्या देगा? मोमेंट देगा। ठीक है? तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात हो रहा है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम की वजह से ये चीज रोटेट करेगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से ये चीज रोटेट करेगा। ये बात तो क्लियर है ना? एट इनलेट में अप्लाई मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो एट इनलेट में मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, वो कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, पहले मोमेंट क्या होगा वो तो पहले हमको देख लें, फिर मोमेंटम देखेंगे। ठीक है? तो पहले मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट हमेशा जहां कहीं मोमेंट का बात करते हो ना, वहां करते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ट्विस्टिंग मोमेंट तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना करते हो तो वो तुमको मोमेंट देगा। क्या देगा? मोमेंट। ये मोमेंट क्या होता है? जब फोर्स का मोमेंट निकालना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंट में समझ में आ रहा है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंट होता है कोई भी चीज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या बात किससे बात करें? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट क्या है? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। मोमेंट क्या है? मोमेंट वो तो मोमेंट नहीं। मोमेंटम क्या है? फोर्स, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? यहां पर जो मास है वो m डॉट मान लो। क्लियर है? जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम VW1 कंसीडर कर रहे हैं। ये मोमेंटम निकल गया। अब मोमेंटम का मोमेंट निकालने के लिए इसमें हम डिस्टेंस से गुना करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज जो भी निकला MVR को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं MVR को? एंगुलर मोमेंटम। या अगर एग्जामिनेशन याद नहीं आ रहा है, लड़का लोग बहुत हमेशा कंफ्यूज रहता है कि लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम में वो कंफ्यूज रहता है। तो
एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, इसमें आर गुना कर दो, एम वी आर जो मिला, एम वी आर मोमेंट क्यों बना, क्योंकि आर से गुना किया इसलिए मोमेंट बन गया। किसका मोमेंट, मोमेंटम का मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना मिला, m डॉट VW1 इंटू R1। क्लियर है, इतना मोमेंट जनरेट हुआ, इतना मोमेंट जनरेट हुआ, m डॉट VW1 इंटू R1। क्लियर है। अगर हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास बोले, मतलब बटा में मास, तो क्या हो जाएगा, तो बटा में मास इसमें भागा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला, VW1 इंटू R1। तो ये VW1 इंटू R1 है क्या, तो VW1 इंटू R1 जो है वो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास है, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास है। तो इनलेट में मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, पर यूनिट मास में कितना होगा, VW1 इंटू R1। आउटलेट में क्या हो जाएगा, आउटलेट में क्या हो जाएगा, VW2 इंटू R2। एट आउटलेट VW2 इंटू R2। क्लियर है। तो ये इनलेट का मोमेंटम, ये आउटलेट का मोमेंटम, ये भी कौन सा मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम, वो भी पर यूनिट मास, ये भी एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना चेंज होता है उसी को फोर्स बोलते हैं हम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्या, टॉर्क। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है dmv बटा में dt, दिस इज द फोर्स। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या पता है तुमको, mvr, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, जो ही बोलेंगे। तो ये dmvr बाई dt, तो गौर समझो, dmvr बाई dt, dmv बटा में dt को तो तुम लोग फोर्स बोल दिया, dmv बटा में dt को फोर्स बोल दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस करोगे तो टॉर्क नहीं मिलेगा। तो दिस इज टॉर्क। क्लियर है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो भी देगा वो टॉर्क देगा। अब तुमको इनलेट का मोमेंटम पता, आउटलेट का मोमेंटम पता, तो मोमेंटम कितना चेंज होगा ये तो पता चल जाएगा तुमको ना। आउटलेट माइनस इनलेट करेंगे तो नेट रेट ऑफ इफ्लक्स या एंगुलर मोमेंटम, नेट कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो दिस इज द आउटलेट मोमेंटम, दिस इज द इनलेट मोमेंटम। तो मोमेंटम इतना से चेंज हो रहा है, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूरा मास के लिए तो m डॉट से गुना करेंगे, m डॉट से गुना करेंगे। तो m डॉट VW2 R2 माइनस VW1 R1, दिस इज नोन एज टॉर्क, दिस इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क, अगर टॉर्क किसी के ऊपर लग रहा है इसका मतलब वो चीज रोटेट करेगा, ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट करेगा मतलब रोटेट करेगा, फ्लूइड एलिमेंट है तो वो रोटेट करेगा। नाउ द एनर्जी इम्पार्टेड ऑन द फ्लूइड फ्रॉम द रोटर, एनर्जी, अगर टॉर्क इतना है तो एनर्जी कितना होगा, तो फिर एनर्जी निकालने के लिए पिछली बार क्या किया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी किया था ना, यहाँ पे पावर निकालने के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी किया, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क यानी एनर्जी कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप हमको ये बताओ कि यहां पर टॉर्क इंटू वेलोसिटी करेंगे, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जो ही हमको मिलेगा वो एनर्जी कितना डेवलप कर रहा है ये हमको पता चलेगा। मतलब टॉर्क इतना, एनर्जी इतना, अगर एनर्जी इतना डेवलप कर रहा है तो T इंटू ओमेगा करेंगे। यहां तो क्लियर है, ठीक है। तो यहां दो तरह की बात है ना, थोड़ा गौर सुनो। एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी कितना इंपार्ट हो रहा है, T इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, T क्या टॉर्क। क्लियर है, यहां पर जानते हो कि VW1 R1 है, VW1 R1 है, VW2 R2 है। क्लियर है, अगर ओमेगा से गुना कर देते हैं हम, यहां पर ओमेगा से गुना करें तो V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, R इंटू ओमेगा यहां भी, ओमेगा यहां भी, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहां R2 और R1 का जगह U2 और U1 बन जाएगा। ये वही चीज है, लेकिन टॉर्क ये है R1 R2 है, टॉर्क में R1 R2 है, एनर्जी में U2 और U1 है। बात समझ में आया। अब रहा बात
कि कब क्या हो रहा है। तो आप ये समझो कि जब लिक्विड गया, V1 गया, V1 के पास बहुत ज्यादा एनर्जी था, V1 के पास बहुत ज्यादा एनर्जी था, V1 के पास क्या था, बहुत ज्यादा एनर्जी था। वो अपना एनर्जी किसको दिया, रोटर को। और जो V2 वहां से बाहर निकला, वो V2 के पास कम एनर्जी था, मतलब एनर्जी दे दिया तो बचेगा क्या उसको, कुछ नहीं बचेगा, कम ही तो बचेगा ना। पहले उससे ज्यादा एनर्जी था, फिर कम था। तो अगर हम ऐसा करें कि पहले VW1U1 लिखें और उसमें से घटाएं VW2U2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ज्यादा था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी इंपार्ट हो रहा है वो फ्लूइड फ्रॉम रोटर से अगर फ्लूइड में एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो, फ्लूइड में एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो, तो यहाँ का वेलोसिटी तुम्हारा बढ़ जाएगा, यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब रोटर से फ्लूइड में एनर्जी दे रहे हो, और रोटर से फ्लूइड में एनर्जी दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, VW2U2 माइनस VW1U1, दिस इज द एनर्जी ऑन द फ्लूइड फ्रॉम द रोटर। लेकिन यदि रेट ऑफ एनर्जी नाउ, तो रेट ऑफ एनर्जी इंपार्टेड टू द रोटर बाय द फ्लूइड से रोटर में अगर जाता है तो फ्लूइड के पास पहले एनर्जी ज्यादा था, उसमें घटेगा, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। तो VW1U1 एक और VW2U2 माइनस VW, ये ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। ये तो एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी पर यूनिट मास अगर हम लिखने की कोशिश करें, एनर्जी पर यूनिट मास लिखने की कोशिश करें, तो मास उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, VW1U1 माइनस VW2U2। ये कभी VW2U2 माइनस VW1U1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन दोनों में से ज्यादा है, कौन दोनों में से कम है। अगर ये वाला ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, ये वाला ज्यादा है तो निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब क्या है, बात समझ में आ रहा है। चलो वो तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर नाउ एनर्जी पर यूनिट मास ये है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट को हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। कोई भी एनर्जी बटा में वेट करेंगे, हम कल भी देखे थे हम लोग, एनर्जी बटा में वेट किए थे तो हम क्या दिया था, हेड। कोई दिक्कत, हेड। तो एनर्जी बटा में वेट क्या हो जाएगा, हेड। अगर वेट से भागा देना है तो एनर्जी बटा में mg करना होगा, यहाँ पर g से भागा देना होगा, इधर भी g से भागा देना होगा, तो यहाँ एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वेट हो गया इज इक्वल टू 1 बटा में g VW1U1 माइनस VW2U2। तो दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वेट, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूलर्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन को नोन एज यूलर्स इक्वेशन। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वेट 1 बटा g VW1U1 माइनस VW2U2। अब नाउ सिचुएशन मेरे पास क्या है, अब थोड़ा गौर करो। यदि VW1U1 ज्यादा है VW2U2 से, इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव आने वाला है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी ये वाला ज्यादा था, ये वाला ज्यादा था, मतलब अपने एनर्जी को रोटर को देगा, अपना एनर्जी किसको देगा, रोटर को देगा। ई डॉट जो भी है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर टू द रोटर। एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, रोटर में ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स वी गेट द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड। फ्लूइड से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, फ्लूइड से मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है रोटर के द्वारा। बात समझ में आया। फ्लूइड अपना एनर्जी किसको दे दिया, रोटर को दे दिया। उसमें कौन सा बड़ा था, VW1U1 बड़ा था, किससे, VW2U2 से। अब यदि कि VW2U2 बड़ा है और VW1U1 छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो ये निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मतलब क्या, कि अब रोटर से किसमें आने वाला है, रोटर से फ्लूइड में, एनर्जी रोटर से फ्लूइड में। तो ऐसा कहां होता है, तो कंप्रेसर में ऐसा होता है कि रोटर से फ्लूइड में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक। टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में उल्टा होता है, फ्लूइड से रोटर में जाता है। बात समझ में आया। ये बात बहुत ही छोटा छोटा कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कब क्या होता है। बात समझ में आया, क्लियर है। कंप्रेसर, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है उसका डिफरेंट कंपोनेंट। वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर द जनरलाइज रोटर। एक रोटर कंसीडर करते हैं, ऐसा रोटर कंसीडर कर रहे हैं जो कि जनरलाइज फॉर्म में है। जनरलाइज फॉर्म बोले तो कि वो सब जगह एप्लीकेबल है,
सब जगह एप्लीकेबल है, जनरलाइज है, मतलब कि वो सब जगह एप्लीकेबल है। मान लीजिए बिग रोटर कंसिडर किया, बड़ा सा रोटर, ये रोटर में कुछ इनलेट का ब्लेड है, कुछ आउटलेट का ब्लेड है यहाँ पर अंदर में। हाँ अंदर में ही लिक्विड ऐसे आया, स्मूथली ग्लाइड किया और ऐसे करके यहां से बाहर निकल गया। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये इसका सेंटर है, सेंटर है, सेंटर से जो रेडियल लोकेशन है इनलेट का और आउटलेट का जो बाहर निकल रहा है, वो रेडियल लोकेशन इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, मतलब R2 इस पॉइंट पे इंटर किया था, यहां से R1, मतलब रोटर से यहां तक का डिस्टेंस, इनलेट का डिस्टेंस जो है वो R1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R2 है। ऐसा से एक ब्लेड नहीं, बहुत सा ब्लेड है, लिक्विड यहां से इंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? लिक्विड यहां से इंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग इसको अगर एनालाइज करते हैं तो एनालाइज इसको करो एक जनरलाइज रोटर को, तो देख लो यहां पर कुछ करना नहीं है, यहां पर किया हुआ है। ये है तुम्हारा V1। V1 क्या है? V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ जेट एट द इनलेट, V1 क्लियर है? ये मान लो कि रोटेट कर रहा है इस इधर, तो इसका जो वेलोसिटी है, मतलब कि अगर रोटर वेलोसिटी ऑफ रोटर की बात करें वो है U1 और ये है U2। ये इनलेट किस में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है U1 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी है U2, ठीक है? और इन दोनों का रिलेटिव जो है VR1, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, मतलब कि VR1 मतलब V1 और U1 के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है VR1, ठीक है? सिमिलरली यहां पर VR2 है, यहां पर V2 है, यहां पर U2 है, ठीक है? तो यहां इस फिगर को, इस ट्रायंगल को देख के तुमको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि किधर V1 इधर तो आ रहा था लेकिन V2 चूंकि इधर निकल रहा था तो VR2 लिखे, लेकिन V2 हमें इधर दिखा दे रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर 3D में एनालाइज करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है इसको, वेलोसिटी ट्रायंगल को। आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कैसा ट्रायंगल बना था, कैसा हुआ था और कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आए? तो आपको ध्यान ये रखना है कि दिस इज V1, दिस इज V1, दिस इज U1, मान लीजिए इस पॉइंट पे इनलेट करना है, दिस इज जो भी है ये क्या है? V1 है, दिस इज जो भी है वो U1 है, V1 का जो कंपोनेंट है वो VW1 और VF1 है, ठीक है? तो ये मान लीजिए कि VR1 है, इसका कंपोनेंट V1 का कंपोनेंट ये वाला VF1 है और यहां से लेकर के यहां तक VW1 है, ठीक है? ये U1 कितना है? यहां से लेकर यहां तक ये पूरा U1 है, क्लियर है? V1 और U1 के बीच जो एंगल है वो अल्फा है और VR1 और U के बीच जो एंगल है वो बीटा है। इसको अल्फा 1 बोल दिए, इसको बीटा 1 बोल दिए। सेम चीज हम यहां भी बनाने वाले हैं कि दिस इज VR2, ठीक है? ये जो है हॉरिजॉन्टल, जो भी U बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, एकदम टेंजेंट होगा तभी तो। दिस इज U2, दिस इज U2, ये जो तुम्हारा है वो V2 का दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल VF2 और एक हॉरिजॉन्टल ये वाला यहां से लेकर के यहां तक VW2, ठीक है? तो V2 का दो कंपोनेंट VF2 और VW2, VR2 और U2 के बीच जो एंगल है वो बीटा2 और V2 और U के बीच जो एंगल वो अल्फा2, क्लियर है? तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल है इनलेट का, ये वेलोसिटी ट्रायंगल है आउटलेट का। तो इनलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल को अगर हम बढ़िया से बनाए तो यहां पर बनाते हैं, तो ये है तुम्हारा V1, दिस इज VR1, दिस इज U1, ठीक है? तो ये एंगल जो है वो है अल्फा 1, ये क्या है? अल्फा 1, दिस इज V1, दिस इज VR1, क्लियर है? तो कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है? अब थोड़ा गौर करो कि VR1 कितना होगा। तो VR1 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है VR1 इज इक्वल टू, अगर ऐसे भी हम लोग दो वेक्टर के बीच का
रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दिस ए है दिस बी है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा और रिजल्टेंट इज इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पर दो फैक्टर जो है वो है v1 और u1, v1 मतलब v1 और u1, v1 और u1 दोनों है। हमको चाहिए vr1, हमको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों वेलोसिटी के रिलेटिव में जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, ठीक है? तो इसके ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे vr1 इज इक्वल टू, तो vr1 स्क्वायर, vr1 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2v1 u1 cos अल्फा 1। समझ में आया? क्योंकि ऐसे भी अगर तुम इस u1 को तुम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ना, मान लो यहां शिफ्ट कर दिया तो ये जो एंगल है वो cos 180 माइनस अल्फा इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट जो होगा वो तुम्हारा रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है? तो ये रिजल्टेंट भले ही ये डायरेक्शन दिख रहा हो लेकिन हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए ऐसा दिखाया है, ट्रायंगल को पूरा करने का ऐसा दिखाया है। तो इसको निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करेंगे तो vr1 निकल जाएगा तुम्हारा, ये vr1 निकल जाएगा ना। तो वहां पर cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा बोलते हैं, तो इसलिए माइनस टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। तो 2v1 u1 cos अल्फा 1, 2v1 u1 cos अल्फा 1। तो दिस इक्वेशन इनलेट ट्रायंगल से ऐसा हम निकाले, सिमिलरली आउटलेट ट्रायंगल से भी ऐसा ही इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है? यहां पर देखिए, देखो रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी सच दैट, रिलेटिव वेलोसिटी चाहे vr1 चाहे vr2 ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी अप्रोच द वेन विदाउट शॉक। वेन को वो बिना शॉक के, जैसे ऐसे जाकर टकराया वेन पे तो बहुत ज्यादा शॉक डेवलप करेगा, ठीक है? वो इस तरह से जाना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह से जाना चाहिए कि वो स्मूथली ग्लाइड करते हुए बाहर निकले, मतलब टेंजेंट होना चाहिए ब्लेड के ऊपर। ब्लेड के ऊपर क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी सच दैट इट शुड बी अप्रोच द वेन विदाउट शॉक। क्लियर है? ऐसा होना चाहिए जो बिना शॉक के वो इंटर करे। β1 एंड β2 आर द वेन एंगल। β2 और β1 को क्या बोलते हैं? वेन एंगल, जो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल साथ बनाता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी u1 या u2 के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम β1 और β2 बोलते हैं। क्लियर है? नाउ फ्रॉम इनलेट ट्रायंगल, इस इनलेट ट्रायंगल से वो इक्वेशन लिखेंगे vr1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2v1 u1 cos अल्फा 1। तो यहां से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 cos अल्फा, यहां पर है v1 cos अल्फा। v1 cos अल्फा कितना होगा देखो तो, v1 का cos अल्फा vw1 होगा, तो v1 cos अल्फा की जगह vw1 लिखें। v1 का cos अल्फा जो होगा तो इतना है, इसका टुकड़ा तो यही यहां से यहां तक नहीं जाएगा, तो vw1 लिखेंगे। v1 cos अल्फा की जगह vw1 लिखे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर आउटलेट ट्रायंगल के लिए vr2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, vr2 निकालना है हमको, इसका स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2v1 u1 cos अल्फा 2। अब सिमिलरली यहां पर v2 का कंपोनेंट जो होगा, v2 का हॉरिजॉन्टल vw2 हो जाएगा, तो v2 cos अल्फा 2 की जगह vw2 लिखे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम ये टर्म निकालने की कोशिश करें, vw1 u1 निकालने की कोशिश करें यहां से, तो क्या मिलेगा? vw1 u1 निकालने के लिए हमको इसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा या इसी को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर, और 2 जो इधर आएगा उधर जाकर बटम हो जाएगा, मतलब इस तरह का। इसको उठा उधर लेके जाना पड़ेगा ना, v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर, ठीक? 2 जो था वो यहां बटन में आएगा। क्लियर है? सिमिलरली vw2 u2 यहां से आप निकाल लो, vw2 u2 यहां से निकाल लो तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, vr2 उस साइड जाके v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस vr2 स्क्वायर बटा में 2, ये इक्वेशन। क्लियर है?
VW1U1 और VW2U2 अगर हमको पता चल गया तो थोड़ा देर पहले हम एनर्जी पर यूनिट वेट निकालते, हेड निकाले थे। हेड क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वेट, यूलर्स इक्वेशन से। तो यूलर्स इक्वेशन क्या बोलता है हमको? यूलर्स इक्वेशन बोलता है E/mg, जिसको हम हेड भी बोलते हैं, वो होता है 1/mg VW1U1 माइनस VW2U2। VW1U1 का जो वैल्यू आया है इसको पूरा, और VW2U2 का जो वैल्यू आया है ये वाला पूरा उठा के इसकी जगह पर इसकी जगह पर रख देंगे। जैसे ही इसकी जगह पर रखेंगे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म इसकी जगह पर रखेंगे तो इसमें है V1² और इसमें है V2², और दोनों के बीच क्या है? माइनस है। तो ऐसा लिख सकते हैं V1² माइनस V2²। क्लियर है? यहां पर U1², यहां पर है U2², तो लिख सकते हैं U1² माइनस U2²। क्लियर है? तो उसके बाद जब हम यहां पर रखेंगे VW1U1 और VW2U2, तो रखने के बाद जो मेरे को मिलेगा VR1 और VR2, उसमें याद रखना कि ये जो हमको मिलेगा वो VR2² माइनस VR1² मिलेगा। ठीक है? तो क्लियर है? यस। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे पुट करोगे, पुट करके आप लिखोगे तो सब कुछ तो सेम आएगा तुम्हारे पास। यहाँ पर भी 1 है फिर 2 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 पहले लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे। इसका कुछ फिजिकल इम्प्लीकेशन है, क्यों ऐसा लिखे हैं हम? ठीक है, होगा तो 1 माइनस 2 ही होगा ना, पहले 1 फिर 2 होगा, लेकिन ये इसको ऐसा लिखने के पीछे कुछ मकसद है। मतलब एक्चुअली में चेंज दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर चेंज को दिखा रहा है, ये भी किसी पर्टिकुलर चेंज को दिखा रहा है, ये भी पर्टिकुलर चेंज को दिखा रहा है। क्लियर है? इसका कुछ अपना मीनिंग है। ठीक है? नाउ from the Euler's equation E/mg is equal to H is equal to 1/g VW1U1 minus VW2U2, H is equal to 1/2g। यदि हम VW1U1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दें, यहाँ से ला करके यहाँ डाल दें, और यहाँ से VW2U2 का वैल्यू यहाँ डाल दें, तो हमको समथिंग ऐसा इक्वेशन मिलेगा। दिस इक्वेशन में V1² माइनस V2² प्लस U1² माइनस U2², लेकिन हमको इसको उल्टा लिखें VR2² माइनस VR1²। दिस इज चेंज इन डायनेमिक हेड, दिस टोटल इज चेंज इन स्टैटिक हेड, ड्यू टू विच द प्रेशर हेड इज चेंज्ड। यदि ये चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है। ये चेंज होता है यदि ओरिएंटेशन, ये चेंज होता है यदि रेडियल डिस्टेंस ऑफ द रोटर फ्रॉम द सेंटर से अगर मान लीजिए ब्लेड ये है, यहाँ का वेलोसिटी U1 है, यहाँ का वेलोसिटी U2 है। जैसे इस रेडियल डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे U1, U2, U3 वगैरह वगैरह चेंज होते जाता है। हायर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस के बाद जाएंगे हम, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दिस इज U1, दिस इज U2, मतलब इनलेट पोजीशन में जो ब्लेड का वेलोसिटी है U1 और U2। यदि U1, U2 चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से प्रेशर राइज होगा। इस प्रेशर राइज को समझने के लिए सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ रोटेशन, ये देखना होगा। तो हेड इज इक्वल टू 1/2g V1² माइनस V2²। इसके वजह से वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब उसका डायनेमिक हेड चेंज हो रहा है, और यहां से यहां तक जो भी है वो चेंज इन स्टैटिक हेड। चेंज इन स्टैटिक हेड ये क्या बताता है? U1² माइनस U2² प्लस VR2² माइनस VR1²। तो ये जो चेंज होता है, ये चेंज होने की वजह से प्रेशर कहीं डेवलप होता है, ये चेंज होने की वजह से कहीं वेलोसिटी डेवलप होता है। तो कैसे देखना होगा कि ये चेंज होता है तो कैसे प्रेशर डेवलप होता है, कैसे स्टैटिक हेड डेवलप होता है, वो हमको थोड़ा ध्यान देखना होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर गौर करो। सपोज करो किस तरह कंटेनर है, लिक्विड यहां से मूव करते हुए बाहर निकल रहा है, लिक्विड को कोई कुछ इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, लिक्विड यहां से घुसा और यहां बाहर निकल रहा है, लिक्विड यहां से एंटर किया और यहां से लीव हुआ। लीव तो हो रहा है, लेकिन जब भी लीव हो रहा है और इस पूरे कंटेनर को अगर हम ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, किस वेलोसिटी से? ओमेगा वेलोसिटी से अगर हम रोटेट करते हैं तो ये जो है, जैसे ही ओमेगा वेलोसिटी रोटेट करेंगे तो यहां पर अनबैलेंस फोर्स डेवलप होगा इस एक्सिस में। बात समझ में? तुम ऐसे भी तुम नीचे से ऊपर जा रहा है और तुमको ऐसे झटका मार रहा है, तो तुमको ऐसे झटका मारेगा, तुम तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है,
तुम नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक, और तुमको कोई ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे जो रोटेट कर रहा है वो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो तुम एक्सपीरियंस करोगे इसकी एक तो बाहर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जो इनबैलेंस होगा उसके बराबर होगा। इसको समझने के लिए आप ये समझ लो कि सपोज एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किए हैं, इस एलिमेंट इस फेस पर P प्रेशर लग रहा है और इस पे प्रेशर लग रहा है P प्लस डीपी, कुछ चेंज हुआ प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे प्रेशर अब क्या हो रहा है, घटता है, जैसे जैसे धरती से ऊपर बढ़ते हो प्रेशर घटता है ना। लेकिन यहाँ पर बोलो सर घटता है तो प्लस किस लिख दिए, हम प्लस लिखे हैं, प्लस डीपी लिखे हैं, इसका मतलब ये डीपी पॉजिटिव भी हो सकता है, डीपी निगेटिव भी हो सकता है। डीपी अगर पॉजिटिव है तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन डीपी अगर निगेटिव है तो प्रेशर घट गया ना। वो तो डीपी पे डिपेंड करता है कि डीपी कितना चेंज हुआ। सिमिलरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर का जो प्रेशर है वो है P और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P प्लस डीपी है। क्लियर है? प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर होता है, इसलिए तो ऊपर से नीचे से ऊपर कंप्रेस कर रहा है, इसको ऊपर से नीचे कंप्रेस कर रहा है, मतलब कंप्रेसिव नेचर होता है इसलिए। क्लियर है? तो ये जो इम्बैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस तुमको देख रहा है, ऊपर P प्लस डीपी और नीचे P, दोनों में जो इम्बैलेंस है वो कितना का इम्बैलेंस है? डीपी का अंतर है दोनों में। वो डीपी का अंतर है, वो डीपी को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना, वो फोर्स को, जो फोर्स उसको बैलेंस करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? ऐसे भी तुम जानते हो कि तुम मूव करना चाहता है तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो तुम अंदर की तरफ झुकोगे ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुम तो ऐसे घूम रहा था। होता क्या है कि लड़का तो बहुत स्टार्ट में बहुत ताकत रहता है उसको, वो ऐसे ऐसे घूमना चालू करता है, घूमना चालू करता है, लेकिन वो गोल चक्कर मार रहा है, इसको पता नहीं था। ठीक है, गोल चक्कर मार रहा था, पहले तो जब घूमना तो स्ट्रेट खड़ा था, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, मतलब दोनों बराबर था, ऐसे खड़ा था। ठीक है, लेकिन कुछ घूमते क्या हुआ, कुछ इम्बैलेंस जो हुआ, कुछ इम्बैलेंस की वजह से वो ऐसे झुक गया। ऐसे जब झुका वो ऐसे इसलिए झुका क्योंकि उस वक्त जितना इम्बैलेंस था ना, जितना अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर की तरफ लग रहा है, वो इम्बैलेंस को बराबर करने के लिए वो ऐसे झुका है। बात समझ में आ रहा है? इम्बैलेंस को बराबर करना। इम्बैलेंस कितना है? तो इम्बैलेंस है इतना, मान लो कि प्रेशर इतना है P प्लस डीपी इनटू एरिया, दिस इज द फोर्स, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज द फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। चेंज कितना? प्रेशर, तो इतना में से इतना घटाओगे तो पी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? डीपी, इतना इम्बैलेंस फोर्स। ये इम्बैलेंस फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। छोटा सा मास कंसिडर किया इसलिए डीएम मास ओमेगा स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, मतलब जिस रेडियल लोकेशन में ये है वो रेडियल लोकेशन आर है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज इम्बैलेंस फोर्स। ये दोनों का दोनों जब बराबर करोगे, एफ बराबर एफ सी इक्विलिब्रियम में, तो यहां से डीपी डीए जो यहां मिला तुमको और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला, ये टर्म, ये दोनों बराबर। पीडीए यहां पे है तो एरिया तो दोनों तरफ कैंसिल कर दो, डीपी बटा में डीआर, ये डीआर को उठा के बटा में कर दो, डीपी बाई डीआर इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर। इस इक्वेशन को बोलते हैं रेडियल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है? अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और तो रो को अगर हम यहां से उठा के यहां लेके आ जाओ, आर को यहां भेज दें, तो क्या मिल जाएगा? डीपी बाई रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डीआर। थोड़ा सा इसको डीपी बाई रो क्या होता है ये तो हम कल भी देखे थे, जिसको हम लोग फ्लो वर्क बोलते थे, डीपी बाय रो। ये तो डीपी बाय फ्लो वर्क है। इधर इसको इंटीग्रेट करते हैं ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, तो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बटा 2, क्योंकि 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। मान लो ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, इनलेट ये है, आउटलेट ये है, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 के बीच ना, 1 से 2 के बीच इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर आर डी आर की जगह R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, आर ओमेगा क्या होता है? भी कौन सा वेलोसिटी? यू, क्योंकि रोटर का जो वेलोसिटी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो U2 माइनस U1 होगा, तो यहां पर जो मिला U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है? फ्लो वर्क के बराबर, प्रेशर के बराबर है, प्रेशर जो हो रहा है उसके बराबर है। मतलब ये जो एनर्जी है वो चेंज हुआ तो कहां इंपार्ट हुआ? अपना एनर्जी कहां दिया? ये
ये अपना एनर्जी कहाँ दिया, तो ये एनर्जी प्रेशर डेवलप करने में दिया, ये एनर्जी कहाँ दिया, प्रेशर डेवलप में करने में दिया। तो यहां से तुम ये देख सकते हो कि U1 U2 चेंज होता है, अगर U1 से U2 चेंज होता है, U1 से U2 चेंज होता है तो वहां उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डेवलप होता है। बात समझ में आया, मतलब ये चेंज होता है तो प्रेशर डेवलप होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होने की वजह से भी प्रेशर डेवलप होगा। कैसे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मोस्टली ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रिक्शन ओवर होगा तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, जाते समय रिलेटिव वेलोसिटी कुछ था, निकलते समय रिलेटिव वेलोसिटी कुछ था, तो मेन जो है उसका फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो चेंज होता है VR1 और VR2 में जो चेंज होता है फ्रिक्शन की वजह से, वो बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये बात तुम ध्यान दो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई चीज इंटर किया ऐसे, एरिया जो है घट रहा है। हम लोग बर्नौली इक्वेशन जानते हैं, P/ρ G प्लस V²/2G प्लस Z, सेम लोकेशन है, Z यहां जो है, Z यहां पे जो है, तो Z तो चलो बस Z में चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर प्रेशर जो है और यहां पर जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। क्यों वो डिफरेंट है, क्योंकि एरिया डिफरेंट है, यहाँ का एरिया बड़ा है और यहाँ का एरिया छोटा है। अगर एरिया घटेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या कहां से पता चला, A1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर इस A1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूटी क्वेश्चन, A1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया घटा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ा। वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ा। एरिया घटा तो वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मतलब एरिया घटा तो प्रेशर भी घटा, मतलब एरिया घट रहा है तो प्रेशर घट रहा है, सीधा सीधी। मतलब पैसेज एरिया अगर कन्वर्जिंग हो, पैसेज एरिया अगर कन्वर्जिंग हो तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो VR2 में से VR1, VR2 बड़ा है और VR1 छोटा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एरिया चेंज होता है। एरिया चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होता है, क्योंकि जब ब्लेड का पैसेज का बात करोगे तो पैसेज कभी कन्वर्जिंग रहेगा, कभी पैसेज डाइवर्जिंग रहेगा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग अगर है तो उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी तुम्हारा राइज होगा। ठीक है, तो ठीक है ना, कन्वर्जिंग में तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, राइज होगा ना। बात समझ में आ रहा है। वेलोसिटी जब राइज होगा तो इस तरह लिखते हैं। और बर्नौली इक्वेशन हम ये भी देख सकते हैं, P1/ρ प्लस VR1²/2 P2/ρ VR2²/2। जेड को हटा दिए क्योंकि जो दोनों जगह जेड बराबर था, तो यहां से तुम ये देख सकते हो कि VR2² में से VR1² घटा देंगे तो P1 माइनस P2/ρ, इसको इधर लिया, इसको, मतलब ये वाला चीज किसको दे दिया, प्रेशर को दे दिया। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर राइज होगा। बात समझ में आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से या ड्यू टू कन्वर्जिंग या डाइवर्जेंट एरिया की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर चेंज होता है, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, स्टैटिक प्रेशर राइज होगा। बात समझ में आया। देखो, इनलेट का पोजीशन और आउटलेट का पोजीशन चेंज होगा, मतलब इनलेट वेलोसिटी ऑफ रोटर एंड आउटलेट वेलोसिटी ऑफ रोटर अगर चेंज होता है तो भी क्या डेवलप करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। मतलब ये पूरा टर्म तुमको प्रेशर राइज करवाता है, ये टर्म वेलोसिटी राइज करवाता है। बात समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन में ये टर्म जो है वो क्या राइज करवाता है, वेलोसिटी राइज करवाता है, वेलोसिटी इंपार्ट करता है, और ये टर्म तुम्हारा प्रेशर इंपार्ट करता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो चेंज इन स्टैटिक हेड, यहां से यहां तक चेंज इन डायनेमिक हेड, दिस इज द टोटल हेड। बात समझ में आया। फ्लूइड मैकेनिक्स को बढ़िया से समझने के लिए आपको ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन देखने में तो बहुत सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन इसका कोई इसी का इंप्लीकेशन है बुक में मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे बुक में ये चीज मिलेगा ही नहीं कि ये इसका इंप्लीकेशन, बुक में तो और सिंपल करके लिखने की कोशिश करता है ना वो लोग, तो मिलेगा नहीं। तो थोड़ा ध्यान दोगे इसके ऊपर। क्लियर है।